नमस्कार। आज एक नई कुंडली के साथ हम आपके बीच में आए हैं। इस कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे। यह कुंडली आज ही की है, दिनांक 27 मई और समय दोपहर का 12:18 का है। तो आए देखें इस कुंडली के बारे में। इस कुंडली का लग्न सिंह है और लग्नेश सूर्य है। राशि कर्क राशि है। इसमें आय भाव में बुध विराजमान है और यह बुध इस समय राहु से पीड़ित हैं, परंतु बुध स्वयं की राशि में है और राहु स्वयं की उच्च राशि में विराजमान है। अतः इस प्रकार से आय भाव में बुध एक मिश्रित मिला जुला फल देंगे, ना तो यह शुभ फल देंगे ना ही अशुभ फल देंगे। इसके लिए लघु पराशरी सिद्धांत पुस्तिका से श्लोक नंबर 7 के माध्यम से एक व्याख्या है, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई सौम्य ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, जो सौम्य ग्रह जैसे चंद्र जब भी केंद्र से बाहर स्थित होते हैं, जैसे कि बुध स्वराशि मिथुन में केंद्र से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में लगभग शुभ फल देते हैं। परंतु लघु पाराशरी सिद्धांत के श्लोक नंबर 6 में यह बताया गया है कि जब भी कोई ग्रह त्रिषणाय अर्थात तीसरे भाव, छठे भाव या फिर 12वें भाव में होते हैं तो 11वें भाव में होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर त्रिषणाय में 11वां भाव भी है, जिसको एकादश भाव कहते हैं, जिसमें बुध विराजमान है, तो यहाँ यह अशुभ फल देंगे। तो एक हिसाब से हम देखें कि जातक के स्वभाव में या जातक के जीवन में बुध राहु से पीड़ित होने पर भी एक मिश्रित फल देंगे। जहाँ तक आय की बात करें तो जो बुध हैं वो यहाँ पर आय भाव में स्थित हैं, अतः ऐसे जातक को किसी भी प्रकार, चूँकि हम जानते हैं कि बुध वाणी का कारक है, अतः ऐसे जातक को किसी भी प्रकार से वाणी से आय प्राप्त हो सकती है या उसका धन का उपार्जन हो सकता है। धन उपार्जन के लिए एक चीज़ यहाँ और देखें कि शुक्र हमेशा रजोगुणी होता है और विलासिता का गुण इसमें होता है। चूँकि यह दशम भाव में लग्नेश को प्रभावित कर रहा है और यह कर्म भाव भी है, अतः ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जातक किसी सौंदर्य वाली चीज़ों में, श्रृंगार वाली चीज़ों में या फिर किसी भी प्रकार के आकर्षण वाली चीज़ों में अपना व्यापार व्यवसाय करे, या इस प्रकार से जो रजोगुण वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें से ही जातक की इनकम बनती है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष का जो चंद्र है वह स्वराशि कर्क राशि में विराजमान है और ये व्ययेश भी है और द्वादशेश भाव में बैठा हुआ है। यह शुक्ल पक्ष का चंद्र होने के कारण शुभ फल देगा, परंतु चंद्र व्यय भाव में बैठा होने पर यहाँ किसी न किसी प्रकार से मानसिक चिंताओं के कारण या मानसिक रोगी होने के कारण जातक का धन खर्च या धन व्यय होगा, या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी आ जाने के कारण जातक का धन व्यय होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखें शुक्र स्वयं की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। साथ में शुक्र लग्नेश सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, अतः जो जातक रहेगा उसका दशम भाव अति शुभ है और इस अति शुभ को श्लोक नंबर 17 लघु पाराशरी सिद्धांत के हिसाब से सुयोग विचार कहा गया है या फिर अति शुभ बताया गया है। यह दशम भाव पिता का भी होता है, अतः ऐसे जातक को अपने पिता का बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मंगल त्रिकोणेश भी है, साथ में चतुर्थेश भी है, अतः ऐसे जातक का मंगल अति शुभ है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चतुर्थेश त्रिकोणेश होने के कारण ऐसे जातक को
पिता का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे जातक को माता पिता का सुख बहुत अधिक मिलेगा। हो सकता है कि उसे माता पिता के सुख के कारण, पत्नी के सुख के कारण और गृहस्थ या कुटुंब सुख के कारण आय भी हो। ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जो बुध है वो आयेश है और आयेश के साथ में बुध द्वितीयेश भी है। जब भी हमें आय के बारे में देखना होता है तो हम आयेश के साथ साथ द्वितीयेश को भी देखते हैं। यहाँ द्वितीयेश बुध होने के कारण ऐसे जातक को, चूँकि द्वितीयेश हमेशा कुटुंब का भाव होता है, अतः ऐसे जातक को कुटुंब से जुड़ा हुआ, कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वो शुभ फल देगा। आगे चलते हैं। ऐसे जातक का काल सर्प दोष बनता है, क्योंकि राहु और केतु के ही एक तरफ सारे के सारे ग्रह हैं और यह जातक मांगलिक होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान है। आगे चलते हैं। छठ भाव में शनि स्वराशि अर्थात मकर राशि में स्थित हैं और गुरु अपनी नीच राशि में स्थित हैं। यहाँ पर गुरु नीच राशि में होकर के शनि के साथ में युति बनाते हैं। जब भी गुरु और शनि की युति बनती है तो ऐसा जातक एकांत प्रिय होता है या एकांत में रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा शोर में या भीड़ में या यूँ कहें कि ऐसा व्यक्ति सामाजिक नहीं होता और लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है या एकांत प्रिय होता है, जहाँ पर उसे दूसरे लोगों का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर गुरु सप्तमेश होने के साथ साथ पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। यहाँ पर आप देखें कि पंचमेश त्रिकोण है और त्रिकोण यहाँ केतु से पीड़ित है और गुरु स्वयं भी छठ भाव में शनि से पीड़ित है। अतः पंचमेश पीड़ित होने के कारण और त्रिकोणेश होने के कारण और संतान भाव होने के कारण गुरु का जो संतान भाव है वो बिगड़ा हुआ है। अतः ऐसे जातक को संतान होने में समस्याएं हो सकती हैं। गुरु स्वयं भी अष्टमेश है, अष्टम भाव में मीन राशि है और चूँकि गुरु शनि से पीड़ित है, यहाँ पर हम ये देखें कि शनि मार्केश भी है। क्यों? क्योंकि शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि है और सप्तम भाव चूँकि मार्केश होता है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, अतः शनि मार्केश भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी शनि की दशा और गुरु की अंतर्दशा या फिर ये कहें कि मार्केश द्वितीय भाव भी है, तो बुध की अंतर्दशा आने पर और शनि की दशा आने पर ऐसे जातक को पीड़ादायक कष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु चूँकि अष्टम भाव का स्वामी भी है, अतः इस प्रकार से मृत्यु तुल्य योग यहाँ बनते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं भी पीड़ित है। परंतु आप यहाँ देखें कि षष्ठ भाव में शनि स्वराशि में है और गुरु नीच राशि में है। इस प्रकार से यहाँ पर नीच योग भंग बनता है या नीच भंग योग बनता है। तो अब हम आपको सिंह लग्न के बारे में बताते हैं। चूँकि सिंह लग्न का जातक, सिंह लग्न पुरुष जाति है, दीर्घ है, स्थिर संज्ञक है, अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति वाला है, तांबाई वर्ण वाला है और पूर्व दिशा का स्वामी है। तो इस प्रकार का जो जातक रहेगा, सिंह लग्न होने के कारण स्थिर बुद्धि वाला रहेगा। ऐसे जातक के जितने भी निर्णय हैं वो स्थिर और दृढ़ निश्चयी होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने एक कुंडली का विश्लेषण किया। आशा है आपको हमारे द्वारा की गई कुंडली के विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी और हमारा इस प्रकार से वीडियो बनाकर आप तक ये जानकारी पहुंचाना सफल हुआ होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमको दें इजाज़त। धन्यवाद।